हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम मीडियो पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 6 जुलाई 2020 के। तो फटाफट से गाइस इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि सेशन को ज्वाइन करें, रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडलम मीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की पहली न्यूज़ क्या है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने कहा है कि 15 अगस्त तक स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। और ये जो नई वैक्सीन जो लॉन्च की गई है, जो बनाई गई है, इसका नाम है कोवैक्सीन। और ये कोविड-19 की भारत में विकसित होने वाला पहला स्वदेशी टीका है। और ये जो कोवैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईसीएमआर के साथ साझेदारी में विकसित किया है। और रोहतक हरियाणा में जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वो कोवैक्सीन के नैदानिक परीक्षण वहाँ पर किए जाएंगे। और भारत सरकार ने पशुओं पर सफल नैदानिक परीक्षण होने के बाद रोहतक के ये संस्थान को और इसके अलावा 13 और चिकित्सा संस्थान जो हैं भारत में, उनको मानव पर इस वैक्सीन के परीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी है। और ये जो मानव परीक्षण होगा, ह्यूमन ट्रायल्स जो होंगे इस वैक्सीन के, वो 2 चरणों में किए जाएंगे। पहले चरण में 375 व्यक्तियों पर किए जाएंगे और दूसरे चरण में ये 750 व्यक्तियों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। तो देखते हैं कि ये कितनी सक्सेसफुल रहती है। और हाल ही में जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जिसको CDSCO भी कहते हैं, उसने इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस वैक्सीन की, जो कि कोवैक्सीन है, इसके लिए परमिशन दी थी। तो CDSCO क्या है? ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो जितने भी फार्मास्यूटिकल होता है या फिर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनको रेगुलेट करता है कि उनकी प्राइसिंग क्या होगी और उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो क्या होने चाहिए, उनको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसाइड करती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के पास। अगली न्यूज़ है, सरकार की अनुमति के बिना चीन से बिजली उपकरणों के आयात को अनुमति नहीं दी जाएगी। और हाल ही में ये केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह ने कहा है। और ये हाल ही में हुई राज्यों के बिजली मंत्रियों की वर्चुअल सम्मेलन में बात कही गई है। और उन्होंने कहा है सरकार ने कि अब कोई भी, ये चीन नहीं, कोई भी देश से अगर बिजली संबंधी कोई उपकरण या कलपुर्जे लाए जाते हैं, यानी कि कोई भी पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स अगर मंगाए जाते हैं, आयात किए जाते हैं, तो उसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है? क्योंकि ये जो आयात की चीज़ें हैं, उनको ट्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे देश के पावर ग्रिड के बंद होने के संकट पैदा हो सकते हैं। तो ये ट्रोजन होता क्या है? ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ये कोई भी मालवेयर होता है, ये कह सकते हैं एक मलिशियस कोड या सॉफ्टवेयर होता है जो लगता तो है लेजिटिमेट, मतलब आप उसको डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे सिस्टम पे, लगेगा कि ये कंप्यूटर को कोई हार्म नहीं करेगा, परंतु ये हार्म करता है, ये आपके कंप्यूटर पे कंट्रोल जमा सकता है। तो इससे इसी तरह का अगर ट्रोजन यदि किसी आयात की चीज़ों में हुआ तो उससे देश के पावर ग्रिड के बंद होने का संकट हो सकता है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। साथ ही इस तरह की सभी चीज़ों का बिजली मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रमाणित प्रयोगशालाओं में गहन निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें कोई भी मालवेयर, ट्रोजन या साइबर खतरा तो मौजूद नहीं है। और इसके अलावा सरकार ने जो सुचालक ट्रांसफार्मर, टावर, एलिमेंट और बिजली मीटर के जो कलपुर्जे हैं, उनको भारत निर्माताओं से कहा है कि आप उसको विकसित करिए और जो है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, ताकि किसी भी कंट्री से, जैसे चाइना है या फिर और कोई कंट्री है, वहाँ से इम्पोर्ट ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने बिना अनुमति किस देश से बिजली उपकरणों के आयात के लिए मना किया है? ब्राजील, रूस, चीन और अमेरिका। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन से देश से बिजली उपकरणों के आयात के लिए मना किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है। और ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 है, इसका ये 6ठा संस्करण है।
तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है ये 2016 में शुरू किया गया था। पहले जो 2016 में किया था वो मैसूर ने टॉप किया था। उसके बाद 17, 18 और 19 में इंदौर ने लगातार 3 साल इसमें टॉप किया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जो है संकेतक अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के मापदंडों पर यह आधारित है। और इस साल जो है इसमें एक नई पुरस्कार की श्रेणी जो है इसमें जोड़ी गई है जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। और ये जो प्रेरक दौर सम्मान है ये कुल 5 अतिरिक्त इसकी उपश्रेणियां हैं, यानी कि दिव्य प्लैटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्जवल रजत, उदित कांस्य और आरोही यानी कि एस्पायरिंग। और प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही एकीकृत स्वच्छ भारत मिशन शहरी MIS पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। और ये जो पोर्टल है ये एक मंच पर कई डिजिटल पहलों को लाने का एक प्रयास है। और इसके अलावा हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की, तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है उसको कौन कंडक्ट करता है, फटाफट से आंसर कमेंट करिए। कौन सी मिनिस्ट्री स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को कंडक्ट करती है, फटाफट से आंसर बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को कंडक्ट करता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण जो अर्बन है उसको कौन कंडक्ट करता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो कंडक्ट करता है। इससे पहले जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो कंडक्ट करता था, लेकिन उसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया गया। तो अगर आपके ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आएगा तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के कौन से संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च की गई है, पहला, दूसरा, तीसरा या छठा संस्करण? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। कौन से संस्करण के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण टूल किट लॉन्च की गई है? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी कि छठा संस्करण। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित केंद्र द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को खोला जाएगा और ये 6 जुलाई से जो है विजिटर्स हैं उनके लिए खोला जाएगा। बात करें हम केंद्र संरक्षित स्मारक की, तो जितने भी केंद्र संरक्षित स्मारक हैं उसमें से 3691 जो हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। जितने भी 3691 जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, और इनमें से जो 820 संरक्षित स्मारक पूजा स्थल हैं जिन्हें 8 जून से पहले ही खोल दिया गया था। और बात करें हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो ये संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़ी भारत की एक सरकारी एजेंसी है। यह पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या जो भी कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ASI की है। और साथ ही जो भी एक्सकेवेशंस होते हैं, जो भी हेरिटेज से रिलेटेड, वो भी ASI के अंडर ही आता है, जो भी रिसर्च वर्क आता है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो भी लोग यहाँ पर विजिट करेंगे कंटेनमेंट जोन में, तो वहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफी नहीं अलाउड होगी। तो यदि आप विजिट करने का सोच रहे हैं तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना पड़ेगा, फेस मास्क बहुत मैंडेटरी है, और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी, और साथ ही में हैंड हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। और कोई भी ग्रुप फोटोग्राफी कैंपस में अलाउ नहीं होगी। और मेरे ख्याल से तो अभी कहीं भी जाना अच्छा नहीं विचार है। अपना घर रहिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत कुल कितने संरक्षित स्मारक आते हैं? 3691, 4496, 5493 और 2691। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि 3691 केंद्र संरक्षित स्मारक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं।
उत्तरी म्यांमार में कांचन प्रांत में जैड़ खदान ढहने से 126 से अधिक खनिक मारे गए हैं और काफी लापता हैं। और ये जो है मूसलाधार बारिश होने के बाद चट्टान के खिसकने के कारण यह हादसा हुआ है। और ये जो एक्सीडेंट है ये हपाकांत जो है एक जगह है, एक रिमोट एरिया है जो काचिन प्रोविंस में है, म्यांमार के कांचन प्रांत में है म्यांमार के। तो वहां पर यह हादसा हुआ है। और हपाकांत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जैड़ खनन केंद्र है। और जैड़ होते क्या है? चमकीले हरे रंग का रत्न होता है जो आभूषण बनाने के काम आता है। और हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार जो है इससे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है और भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का ये बहुत ही अहम हिस्सा है। इसकी राजधानी नाय पिदाओ है और इसकी जो मुद्रा है वो बर्मी क्यात है। और देख लीजिए यहाँ पे लोकेशन म्यांमार की, ये अपना बॉर्डर यहाँ बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड के साथ अपनी जो सीमा है उसको साझा करता है। और बात करें हम यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो विन मिंट जो है यहाँ के हाल में प्रेसिडेंट है। चलिए हम लोग से जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जैड़ खनन केंद्र किस देश में स्थित है? चिली, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जैड़ खनन केंद्र स्थित है? फटाफट से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि म्यांमार में। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। आईएमडी ने मुंबई के लिए नारंगी चेतावनी जारी कर दी है और ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई में और उसके आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी जो बारिश है वो हो सकती है। ये प्रेडिक्शन है भारतीय मौसम विभाग का, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो चेतावनी जारी करती है, उसके लिए 4 रंग कोड का उपयोग करता है। यानी कि पहले होते है ग्रीन कलर, यानी कि कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, मौसम सही है। पीली तब जो है जारी की जाती है जब गंभीर रूप से खराब मौसम होने का खतरा होता है, तब ये जारी की जाती है। ऑरेंज या एम्बर कलर तब जारी किया जाता है जब बहुत खराब मौसम हो रहा हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि टेलीफोन लाइंस हो गई या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है उस पे जब खतरा होता है तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। और लाल तब अलर्ट जारी किया जाता है जब मौसम की स्थिति बहुत खराब बनी रहेगी और जान और माल दोनों को खतरा हो सकता है। तो जब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होने वाली होती है, मौसम एकदम एक्सट्रीम होता है, बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, तब जो है लाल जो है रंग कोड जो है इशू किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। और ऑरेंज हाल ही में नारंगी चेतावनी यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो यानी कि वहाँ पर बहुत खराब मौसम होने की जो है भविष्यवाणी की गई है। भारतीय मौसम विभाग की बात करें हम, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और ये मौसम संबंधित टिप्पणियों, मौसम और भूकंप की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार है। तो चाहे कहीं पर अर्थक्वेक हो, चाहे कहीं पर साइक्लोन आ रहा हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी जो प्रेडिक्शंस होते हैं, कोई भी अलर्ट जारी किया जाता है तो वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। आईएमडी द्वारा जारी की गई नारंगी अलर्ट से क्या अभिप्राय है? कोई चेतावनी नहीं, खराब मौसम, बहुत खराब मौसम या मौसम की ऐसी स्थिति जिससे जान और माल को खतरा हो। फटाफट से बताइए कि जो नारंगी अलर्ट जारी किया जाता है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, उसका क्या मतलब है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बहुत खराब मौसम। अगली न्यूज देखते हैं। 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत मंजूर किए गए हैं और ये सार्वजनिक और निजी बैंकों के द्वारा किया गया है। ये है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। और ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ECLGS, तो इसको हाल ही में MSME क्षेत्र को राहत देने के लिए शुरू किया गया था
और जो भी योग्य एमएसएमई है या माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा के जो उधारकर्ता हैं, मुद्रा बोरोवर्स हैं, इस योजना के अंतर्गत आते हैं, वो इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी है वो 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है और यह 31 अक्टूबर तक या 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी तक लागू है। और एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक इस योजना के तहत शीर्ष उधारकर्ताओं में शामिल हैं और अब तक 1.10 लाख करोड़ में से जो आधे पैसे हैं उनको ऑलरेडी जो लोन है वो दे दिए गए हैं और जो बाकी हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी एक स्कीम है, योजना है। तो इससे प्रश्न जो है आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है एग्जाम में, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो चाहे एसएससी के एग्जाम हो। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समय सीमा क्या है? 31 अक्टूबर 2020, 30 सितंबर 2021, 15 अगस्त 2020, 31 जुलाई 2021। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समय सीमा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि 31 अक्टूबर 2020। अगली न्यूज देखते हैं। पट्टीबारम टाइडल पार्क के लिए निर्माण कार्य चल रहा है और 2022 तक इसका जो पहला ग्राहक प्रवेश इसमें करेगा। वर्तमान में जो 90% आईटी पार्क है चेन्नई के दक्षिणी भागों में स्थित है और यह शहर के उत्तरी भाग में पहली एकीकृत परियोजना है। तो अभी तक क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो उत्तरी भाग से चेन्नई के वो दक्षिणी भाग में जाते हैं और वहाँ पर जितने भी आईटी पार्क्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सारी उधर ही स्थित है दक्षिण भाग में, तो काफ़ी उनको यातायात करना पड़ता है और काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन रहता है। तो यदि इस तरह का पार्क जो है अगर नॉर्दर्न रीजन में यानी कि उत्तरी भाग में अगर खोल दिया जाएगा तो लोग वहाँ पर भी काम करने का विकल्प चुन सकेंगे। इस रीजन को और ज़्यादा डेवलप कर दिया जाएगा। जो भी कंपनीज हैं, कंपनीज के खर्चे भी काफ़ी कम हो जाएंगे और इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगा, यातायात वितरण और भीड़ को कम करने में भी ये मददगार होगा। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। पट्टीबीराम जो टाइडल पार्क के लिए निर्माण कार्य किस राज्य में चल रहा है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु में ये कार्य चल रहा है। चलिए हम लोग एक न्यूज देखते हैं। ईरान ने अपने परमाणु स्थल पर साइबर हमले को अंजाम देने वाले किसी भी देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है और हाल ही में ईरान के भूमिगत नतांज परमाणु संवर्धन सुविधा के पास एक निर्माणाधीन इमारत जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और कहा जा रहा है कि आग साइबर हमले के कारण लगी हो सकती है। तो इसी के चलते ईरान ने कहा कि उनके परमाणु स्थल पर जो भी साइबर हमले को अंजाम जिस भी देश ने दिया है तो उसके साथ जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा ईरान। नतांज परमाणु संवर्धन स्थल आईएईए द्वारा निगरानी किए गए ईरान के कई परमाणु स्थलों में से एक है। आईएईए क्या है? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो यूएन का एक वॉचडॉग है न्यूक्लियर के रिगार्डिंग। तो अभी जो GCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर जिसको 2015 की न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है आईएईए जो है जितनी भी साइट्स हैं न्यूक्लियर की ईरान में उन पे निगरानी रखे हुए है। हालांकि इस डील से जो है यूएस ने जो है विड्रॉ कर लिया था। ईरान ने भी हाल ही में एक परीक्षण किया था, एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की थी और इसको ब्रीच किया था न्यूक्लियर डील को। नतांज इस्फहान के मध्य प्रांत में रेगिस्तान में स्थित है और पश्चिमी खुफिया एजेंसी और आईएईए का मानना था कि नतांज ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है जो एक समन्वित परमाणु हथियार कार्यक्रम था जो 2003 में रुक गया था। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। नतांज परमाणु संवर्धन स्थल किस देश में स्थित है? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। ईरान, पाकिस्तान, फ्रांस या रूस? जल्दी बताइए, नतांज परमाणु संवर्धन स्थल कहाँ पर स्थित है? ईरान, पाकिस्तान, फ्रांस या रूस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि ईरान में यह स्थित है। अगली न्यूज देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी ग्रेट
इमिग्रेंट्स 2020 सम्मान के लिए नामित किए गए हैं और ये कौन कौन है? ये है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। इनको कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने इस सम्मान के लिए चुना है और यह सम्मान उनको कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों के योगदान के लिए दिया जा रहा है। और वे दोनों इस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस स्वर्ण समारोह उत्सव से पहले प्रतिष्ठित अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित 38 प्रवासियों में से हैं। तो अब फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। नई दिल्ली में जन्मे डॉक्टर मुखर्जी एक प्रख्यात जीव विज्ञानी, ऑन्कोलॉजिस्ट और कई प्रशंसित पुस्तकों के लेखक हैं। उनकी एक जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था वो है द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। और क्योंकि ये बुक उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था इस किताब के लिए, तो हो सकता है कि बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको बुक का नाम दे दें और पूछे कि इसको किसने लिखा है, तो ये डॉक्टर मुखर्जी ने लिखी है, द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, बायोग्राफी ऑफ कैंसर। 2014 में डॉक्टर मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। बात करें प्रोफेसर राज चेट्टी की, तो वो नई दिल्ली में पैदा हुए थे। हार्वर्ड के सबसे कम उम्र के वो प्रोफेसरों में से एक हैं और ये जो ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार है इसको मानव अधिकारों और कंप्यूटर विज्ञान से लेकर कला, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, पत्रकारिता, संगीत, राजनीति, धर्म, अनुसंधान और अमेरिकी जीवन में योगदान के लिए 35 देशों के मूल के लोगों को दिया जाने वाला यह एक पुरस्कार है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी के संबंध में क्या सही है? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है उनके बारे में। उन्हें अमेरिका के ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 सम्मान के लिए नामित किया गया है। डॉक्टर मुखर्जी एक प्रख्यात जीव विज्ञानी और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और उपरोक्त सभी। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, कौन सी स्टेटमेंट सही है सिद्धार्थ मुखर्जी के संबंध में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विभिन्न देशों में चल रहे प्रमुख संघर्षों को विराम देने की मांग की है और जो भी हॉस्टिलिटीज चल रही हैं, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे लिबिया में हो, चाहे सूडान में हो और चाहे वो यमन में हो, तो जिस भी जगह पर ये जो चल रही हैं, जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, उनको विराम देने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव एक पारित किया है और इस प्रस्ताव को फ्रांस और टूनिशिया द्वारा लाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने 23 मार्च को वैश्विक युद्ध विराम और महामारी से निपटने का आह्वान किया था और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। परंतु यह स्थिति जो है, यानी कि ये जो प्रस्ताव है, ये इस्लामिक स्टेट और अलकायदा चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियानों पर लागू नहीं होता है। यानी कि जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस जो भी किए जा रहे हैं आईएसआईएस के खिलाफ और अलकायदा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या फिर उनसे जुड़े और भी जो भी सैन्य जो भी उनसे जुड़े जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ जो भी सैन्य अभियान चल रहे हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। और बात करें हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो काफ़ी चर्चा में है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब से खासकर जब से इंडिया इलेक्ट हुआ है एज दी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और भारत 8वीं बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे जो है इलेक्ट हुआ है और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और ये 2 साल का कार्यकाल होगा भारत का। बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस की 6 मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है। इसका जो मेन काम है वो जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। साथ ही इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और जो हेडक्वार्टर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में जो है लोकेटेड हैं। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जैसा कि हम जानते हैं 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में रूस,
यूके, यूएस, फ्रांस और चाइना शामिल है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें से जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हर साल चुने जाते हैं 2 वर्ष के टर्म के लिए। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 1923, 1957 और 1965। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए, बहुत इजी है। कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि 1945 में। अगली न्यूज देखते हैं। भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा और यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि जो ओलंपिक चक्र के साथ संरेखित इसको किया जा सके। क्योंकि अभी क्या होता था कि जैसे ही बार बार कोच चेंज होते रहते थे तो जो एथलीट्स थे उनका जो परफॉर्मेंस था वो उसमें दिक्कत आती थी बार बार कोचेस को बदलने के लिए। तो इससे क्या होगा कि इससे जो कोचिंग है एथलीट्स की वो बेहतर होगी और जो इंडिया की चांसेस हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीतने की वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस वर्ष जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है उसको अगले साल तक के लिए स्थगित होने के कारण जितने भी विदेशी कोच हैं उनको अगले साल के 30 सितंबर तक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा दिया गया है। और जो इंडिया का रोड मैप है, जो लॉन्ग टर्म जो भी रोड मैप तैयार किया गया है ओलंपिक की तैयारी के लिए 2024 और 2028 के लिए, उसको भी अचीव करने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और जो ग्रीष्म ओलंपिक 2020 है यानी कि समर ओलंपिक्स हैं वो कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिए थे और अब इनका आयोजन जो है वो 23 जुलाई 2021 को टोक्यो में किया जाएगा। पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में किया गया था। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों का कार्यकाल कितने वर्ष तक निश्चित किया गया है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 वर्ष तक निश्चित किया गया है। अगली न्यूज देखते हैं। 2011 के एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट फाइनल मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच को समाप्त कर दिया गया है और श्रीलंका में ये जांच चल रही थी क्योंकि जो श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री हैं महेंद्रानंद अलुथगामगे, उन्होंने आरोप लगाया था कि श्रीलंका और भारत के बीच जो 2011 का फाइनल हुआ था वो फिक्सिंग, उसमें मतलब मैच फिक्सिंग की गई थी। तो उसी के चलते ये जो है जांच चल रही थी, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है क्योंकि सबूत अपर्याप्त रहे और सार्वजनिक आक्रोश भी था कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो काफ़ी लोगों में आक्रोश भी था, तो उसके कारण ये जो है समाप्त कर दी गई है जांच। और इस संबंध में श्रीलंका 3 क्रिकेट खिलाड़ियों कुमार संगकारा, अरविंद डी सिल्वा और उपल थरंगा से एसआईयू ने पूछताछ की थी और तीनों क्रिकेट खिलाड़ियों के वक्तव्य सही पाए गए हैं और उनके अनुसार टूर्नामेंट के दौरान टीम में किए गए परिवर्तन बिल्कुल सही थे। और जो 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल है उसको कौन भूल सकता है? ये 2 अप्रैल 2011 में हुआ था और हम जितने भी इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स हैं और इंडिया के लिए भी एज अ होल प्राउड मोमेंट था क्योंकि 2011 में जो ये मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच हुआ था जो कि मुंबई में लोकेटेड है और इंडिया इसमें जीता था। इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था और ये इंडिया का दूसरा वर्ल्ड कप था आफ्टर जो 1983 में भारत ने जीता था। और 2011 में जो इंडियन टीम के कैप्टन थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे और 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था भारत ने तो तब जो कैप्टन थे वो कपिल देव थे। तो ये भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और 2011 के इसी मैच में जो फाइनल्स खेला गया था उसको लेकर ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो उसमें मैच फिक्सिंग की गई थी, लेकिन अब इस जांच को समाप्त कर दिया गया है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल 2 अप्रैल 2011 को किस स्थान पर खेला गया था? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली। बहुत इजी आंसर है, सबको पता होगा। कहाँ खेला गया था? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई। फ्रेंड्स, जो लाइक बटन है उसको ज़रूर हिट करिए और आंसर ज़रूर कमेंट करते रहिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया वार्ता सत्र का प्रारंभ किया गया है
और ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं उनको प्रेरित किया जाएगा। और ये जो सेशन है, जो ये सत्र है, इसको भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये जो श्रृंखला है, यहाँ पर जो चैंपियंस एथलीट हैं वो छात्रों से बात करेंगे, उनको अपने जीवन की जितनी भी प्रेरणादायक जो कहानियां हैं उनको उनके साथ साझा करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। और इस सत्र का जो प्रीमियर है वो 3 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरण रिजिजू के साथ बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं सुनील छेत्री, उनकी उपस्थिति में किया गया था। इसमें कुल 6 सत्र होंगे जो 14 जुलाई 2020 तक चलेंगे। और साथ ही इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे कुछ मेजर प्लेयर्स, यानी कि जैसे बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा और शूटर अपूर्वी चंदेला और प्रेरणादायक पैरालंपिक दीपा मलिक, ये सब इस जो है सत्र में शामिल होंगे और बच्चों को, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनको प्रेरणा देंगे कि स्पोर्ट्स में कैसे वो बेहतर कर सकते हैं, कैसे वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया वार्ता सत्र आयोजित किया जा रहा है, इसके तहत किसे प्रेरित किया जाएगा? फटाफट से यहाँ से कमेंट करिए। स्कूली बच्चे, खिलाड़ियों को, प्रोफेशनल्स को, तकनीकी संस्थान के छात्रों को? फटाफट से यहाँ से कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्कूली बच्चों को। अगली न्यूज देखते हैं। तमिलनाडु के सिद्ध और स्वदेशी मेडिसिन विभाग ने नकली काबासूर पाउडर के उपयोग से लोगों को मना किया है और कोविड-19 के खिलाफ इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काबासूर पाउडर का उपयोग लोग कर रहे थे। लेकिन हाल ही में देखा गया कि जो काबासूर जो है नकली में जो बाजार में बिक रहा है, और जिन लोगों ने काबासूर पाउडर को 5 से 7 दिनों तक लगातार पानी के साथ लिया था उनमें प्रतिरक्षा स्तर में जो है वृद्धि हुई है, परंतु बाजार में ये नकली बिकने लगा है, तो इससे जो चिंता है वो बढ़ गई है। और जो तमिलनाडु के सिद्ध और स्वदेशी मेडिसिन विभाग है, उन्होंने लोगों को जो है जागरूकता फैलाने के लिए राज्य आयुष विभाग और केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग के साथ जो है इसकी जागरूकता बढ़ाने के शिविर आयोजित किए हैं। साथ ही जो असली काबासूर पाउडर होता है वो 15 जड़ी बूटियों का एक आदर्श मिश्रण होता है, जिसमें नीलबंबू भी शामिल होता है, जो बहुत ही अधिक मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के सिद्ध और स्वदेशी मेडिसिन विभाग ने नकली काबासूर पाउडर के उपयोग से लोगों को मना किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। अगली न्यूज देखते हैं। मेघालय सरकार ने असम की सीमा से लगे री-भोई जिले में बर्नीहाट से खानपारा तक रैंडम रैपिड परीक्षण शुरू करने का फैसला किया है। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, सक्रिय मामले की संख्या यहाँ पर 18 हो गई है। बात करें हम मेघालय की, तो ये पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं मेघालय की। तो ये अपना जो बॉर्डर है सिर्फ 2 एरिया से शेयर करता है, यानी कि अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ ये असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है भारतीय राज्य में, और कंट्रीज में बात करें तो सिर्फ बांग्लादेश से अपना जो है क्या कहते हैं बॉर्डर शेयर करता है। इसकी राजधानी शिलोंग है। यहाँ के राज्यपाल तथागत राय हैं और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। ठीक है, तो मेघालय, ये ध्यान से इसको देख लीजिए। मैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। मेघालय की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से मिलती है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। मेघालय की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से मिलती है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या असम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि असम। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो सारे पढ़ लिए हैं और साथ ही उससे जुड़े प्रश्न भी देख लिए हैं। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप ये करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये डेली करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और अभी हमारी जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है जल्दी, उसको ज्वाइन करिए। और जो भी एसएससी सीजीएल टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही एक्सपर्ट द्वारा ये बहुत ही अच्छे से तैयार की गई टेस्ट सीरीज है। और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।